स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सैम्पलिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट चैप्टर में हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग है अब, और वो है क्वांटाइजेशन का टॉपिक। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो क्वांटाइजेशन पर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वांटाइजेशन, देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अगर हमें कोई एनालॉग सिग्नल गिवन हो तो उस सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के जो बुनियादी स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से शो कर रहा हूँ कि अगर हम एक एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसको 3 स्टेप से गुजारना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिग्नल है जिसको हम कह रहे हैं एक्स ए ऑफ टी। ठीक है, ये एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और हम इसे डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में अगर मैं कन्वर्ट करना होगा तो मैंने बताया उसको बुनियादी तौर पे 3 स्टेप से गुजारा जाता है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यह स्टेप होता है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग के स्टेप से गुजारने के बाद जो हमारा सिग्नल होता है जिसको एक्स ऑफ टी से हम लिख रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एक्स ऑफ एन में। सेकंड जो स्टेप होता है ये स्टेप होता है क्वांटाइजेशन का। ठीक है, क्वांटाइजेशन के स्टेप से गुजरने के बाद जो हमारा एक्स ऑफ एन था इसको हम एक्स क्यू ऑफ एन कह रहे होते हैं। है तो ये डिस्क्रीट, लेकिन अब ये क्वांटाइज हो चुका है। और जनरली तीसरा जो स्टेप होता है ये होता है कोडिंग का, जिसके बाद हमारा जो सिग्नल होता है वो 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अमूमी तौर पर एक एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बुनियादी स्टेप्स हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एनालॉग सिग्नल है। दिस वन इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, और सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमें मिल रहा है ये डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्वांटाइज्ड सिग्नल है। क्वांटाइज्ड सिग्नल है। ठीक है, और ये हमारा प्योर डिजिटल सिग्नल है। अच्छा, हमारे कोर्स में हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, सैम्पलिंग हमने पढ़ ली, और हम क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे। कोडिंग हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। कोडिंग आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में तो पढ़ ली होगी, आपने पढ़नी होगी, जैसे इंफॉर्मेशन थ्योरी या इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम कोडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल है वो एनालॉग से डिजिटल में यही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो सिग्नल होगा ये इसको हम काउंट करेंगे कि ये क्या है, ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, जो प्योर डिजिटल फॉर्म है वो ये है, लेकिन हम यहीं उसको डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट
कंसिडर करना शुरू कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे हम अपने एनालॉग सिग्नल को या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्वांटाइजेशन के स्टेप से गुजारते हैं, तो हमारे पास वो क्वांटाइज्ड या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको डिजिटल सिग्नल 1010 की फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो फिर आप उसको कोडिंग के प्रोसेस से भी गुजारते हैं। आज के जो लेक्चर है उसके में हम क्वांटाइजेशन यानी ये वाला पोर्शन जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन? लेट मी फर्स्ट राइट द फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a discrete time the process of converting a discrete time continuous amplitude into a digital signal by expressing each sample value as a finite number of digits। ठीक है, तो ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसमें क्या कहा गया है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें कि हमें अगर एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल गिवन है तो और उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको पहले सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। जब सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं तो फिर एक्स एक्सिस पर हमारे पास एन आ जाता है विच इज़ डिस्क्रीट टाइम, और वाई एक्सिस पर हमारे पास आ जाता है एक्स ऑफ एन। ठीक है, विच इज़ द एम्पलीट्यूड। अब ये जो डिस्क्रीट टाइम है, इस डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास जो वैल्यूज चल रही होती हैं वो आमतौर पर इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह वैल्यूज चल रही होती हैं। ठीक है, जबकि वाई एक्सिस है, ये भी एम्पलीट्यूड है। इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें भी वैल्यूज हमारे पास इस तरह चल रही हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आप अज्यूम कर लीजिए कि हम लोगों ने एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, उसको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया। जब हमने उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास कुछ सैंपल्स आ गए, और वो सैंपल कुछ इस तरह आए। ठीक है, एक ये आ गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ से दिस इज 1.1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक सैंपल आ गया ये वाला, एंड दिस इज
2.5। इसी तरह हमारे पास एक और सैंपल आ गया है, ठीक है। और लेट्स से ये हमारे पास आ गया 4.9, ठीक है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई, और 1.1 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, कोई भी एम्पलीट्यूड हमारे पास हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के एम्पलीट्यूड हमारे पास आ सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आ सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। यानी यूं कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो 0 और 10 के दरमियान हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड है, यानी हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है, 0 और 10 के दरमियान कोई भी वैल्यू मिल सकती है। या यूं कह लीजिए कि चले मैं इसको 5 कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 0 से 5, ठीक है। तो हमें 0 से 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू मिल सकती है, जैसे यहाँ 1.1 भी आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है, 4.9 भी आ रहा है। हम और बाकी सैंपल्स को भी करते तो और भी 10 हमारे पास वैल्यूज आ रही होती इन बिटवीन 0 एंड 5। सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि नहीं जी, हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड आए ये 0 और 5 के दरमियान हर वैल्यू ना आए, हर वैल्यू ना आए, बल्कि सिर्फ खास खास वैल्यूज आए। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जी हमारे पास 0 और 5 के दरमियान सिर्फ 1 आए, 1 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 आए, इसी तरह हमारे पास सिर्फ 5 आए, इन तीन के अलावा कोई और वैल्यू ना आए। तो ये ऊपर वाला जो था ये कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड था, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड नहीं रहा बल्कि ये डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये तीन वैल्यूज आए, तो अब आप यहाँ देखिए ये 1.1 है, इस 1.1 को आपने कुछ कम करना होगा और इसको लाना होगा कहाँ पर, 1 पर लेकर आना होगा। इस 1.1 को आपने कम करके 1 पे लाना होगा, क्योंकि जो अलाउड एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। कि कोई वैल्यू ज़्यादा है और आप उसे कम कर रहे हैं, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रंकेशन। ट्रंकेशन, तो हम यहाँ पर ट्रंकेट करेंगे ताकि जो वैल्यू हमारे पास 1.1 थी वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, 1 के अंदर, ठीक है। इसी तरह 4.9 है, तो 4.9 को हमें क्या करना होगा, हमें उसे 5 बनाना होगा। तो यानी 4.9 है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसे 5 बनाने की कोशिश करेंगे या 5 बना देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ। आपने पढ़ा होगा राउंड ऑफ करते हैं हम वैल्यू को, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप गौर कर सके 2.5 पर ये जो वैल्यू है ये इन बिटवीन है, तो इस 2.5 को हम 2 भी बना सकते हैं, इस 2.5 को हम 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें अलाउड जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसको हम बना देंगे 3, इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे और इसे बना देंगे 3। अब होगा क्या कि अगर ये प्रोसेस हम तमाम सिग्नल्स पर और तमाम एम्पलीट्यूड्स पर अप्लाई करेंगे, तो अब इस प्रोसेस के बाद जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहे होंगे वो सिर्फ 3 तरह के मिल रहे होंगे, 1, 3, 5। दिस प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। इनकी जो कन्वर्जन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो है, याद रखें कि इसका एक फ़ायदा है,
फ़ायदा क्या है कि आपके पास हर तरह का एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, ख़ास ख़ास तरह के एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं, ये इसका फ़ायदा है। और आपको जैसे कि पता है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारे पास खास खास वैल्यूज़ आ रही होती हैं, हर तरह की वैल्यू नहीं आ रही होती। इनफैक्ट प्योर डिजिटल सिग्नल जो होता है उसके अंदर 1010 की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती है, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है, आप देखिए वैल्यू एक्चुअली 4.9 थी और हमने उसको 5 कर दिया, सो देयर इज़ एन एरर, यहाँ एक एरर जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ वैल्यू 1.1 थी, हमने उसको कम करके 1 कर दिया, एक एरर यहाँ पर भी जनरेट हुआ, यहाँ पर भी एक एरर जनरेट हुआ। और ये वैल्यू 2.5 थी, इसको हमने इंटायरली बिल्कुल कंप्लीटली 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी एक एरर जनरेट हुआ। ये जो एरर जनरेट होता है क्वांटाइजेशन के नतीजे में, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। ये जो एरर है, इस एरर को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। अब हम क्वांटाइजेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम क्वांटाइजेशन तो करें, लेकिन इस तरह ना करें कि हमारी इंटायर इंफॉर्मेशन ही लॉस हो जाए। हमारी इंफॉर्मेशन रिकवरेबल हो, रिकवर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 2 और हमने उसको बना दिया 10 क्वांटाइजेशन करते वक्त, तो ये इंटायर इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब हम क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से अपने सिग्नल को गुजार रहे होते हैं, तो हमारी जो नज़र होती है वो उस वक्त इस क्वांटाइजेशन एरर पर होती है। और हम ये देख रहे होते हैं कि जो क्वांटाइजेशन एरर है, ये क्वांटाइजेशन एरर इतना ज़्यादा ना हो कि फिर हमारा जो सिग्नल है वो रिकवर ना हो सके, ठीक है जी। अब ये याद रखें कि यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, मैं उनको वन बाय वन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है वाई एक्सिस, इसमें जो आपको खास खास एम्पलीट्यूड नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 खास खास एम्पलीट्यूड है, इनको हम नाम देते हैं लेवल्स। यानी ये जो हमारा वाई एक्सिस चल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं लेवल्स, लेवल्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हैं लेवल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ लेवल्स जो है उसको आमतौर पर हम एल से लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़ीरो से जब कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही होती है तो जो लास्ट होती है उसमें से एक को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ज़ीरो इनफैक्ट खुद भी काउंट हो रहा होता है ना। तो जो नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं हमारे वाई एक्सेस के टोटल, उसको हम L-1 से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ज़ीरो के बाद जो अगली वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, इसे हम कहते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 1 का है। ये 0.5 भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। यानी आप क्या करें कि आप कहें कि जी हमारा जो फॉर एग्जांपल वाई एक्सेस होगा, उसमें हम सिर्फ अलाउ करेंगे एम्पलीट्यूड खास खास, और वो एम्पलीट्यूड क्या होंगे, पहला 0 होगा, फिर अगला 2 होगा, फिर अगला 4 होगा, फिर अगला 6 होगा, तो 0 के बाद 2 भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, इस गैप को हम आमतौर पर डेल्टा के साइन से शो करते हैं, और ये कहलाता है स्टेप साइज। इसे हम कहेंगे स्टेप साइज, ठीक है। ये स्टेप साइज बड़ा भी हो सकता है, ये स्टेप साइज छोटा भी हो सकता है। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए, अगर मैं स्टेप साइज बड़ा रखूँगा, यानी 0 के बाद एक डायरेक्ट 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, जितना बड़ा स्टेप साइज होगा उतना ही एरर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास खास खास वैल्यूज़ आ रही होंगी, छोटी वैल्यूज़ नहीं आ रही होंगी, और फिर छोटी वैल्यूज़ नहीं आ रही होंगी तो फिर हमें राउंड ऑफ या ट्रंकेट करना पड़ेगा और एरर हमारा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर स्टेप साइज को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम स्टेप साइज को बढ़ाते हैं तो ऐसी सूरत में जो क्वांटाइजेशन एरर होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्वांटाइजेशन एरर भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा स्टेप साइज जो है वो 1 है,
0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह चल रहा है। लेकिन अगर ये 0 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा होता तो इसका मतलब है कि 0 और 5 के दरमियान जितनी भी वैल्यू सब गायब हो जाती, या तो हमें उनको 0 बनाना पड़ता या हमें उनको 5 बनाना पड़ता, तो एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टेप साइज एंड क्वांटाइजेशन एरर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा स्टेप साइज हम बढ़ाते चले जाएंगे सॉरी, क्वांटाइजेशन एरर जो है हमारे पास उतना ही बढ़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वांटाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम क्वांटाइजेशन के टॉपिक को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी सिग्नल को सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजार लेते हैं तो सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद उसे कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन के स्टेप से भी गुजारना होता है। क्वांटाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो हमारा जो सिग्नल होता है उसका कुछ हिस्सा फर्दर जो है उसमें ट्रंकेट या राउंड ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से कुछ फर्दर एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है। सो आज हम गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और क्वांटाइजेशन के लिए आज हम कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे और डेफिनेटली ये जो डेरिवेशन हम करेंगे इससे रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे में करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वांटाइजेशन। अच्छा जी, क्वांटाइजेशन की जो हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि हमारे जहनों में होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्वांटाइजेशन एरर। सो नंबर 1 मैं इसको लिख रहा हूँ, ड्यू टू क्वांटाइजेशन there is an error reduce in the signal which is known as quantization error। और जनरली इसको हम इस तरह क्वांटाइजेशन एरर को हम जो है वो मैं इसको दूसरे उससे लिख देता हूँ, इसको हम ई क्यू ऑफ एन से शो करते हैं। ठीक है। एंड इज द टाइम, डिस्क्रीट टाइम, क्यू शोज दैट दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर। तो ई हम एरर के लिए यूज कर रहे हैं, क्यू जो है वो क्वांटाइजेशन को शो कर रहा है। तो क्वांटाइजेशन एरर जनरेट होता है क्यों? क्योंकि हम कुछ डेटा को उड़ा देते हैं और कुछ को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए क्वांटाइजेशन एरर का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द डिस्टेंस between two levels is known as step size, known as step size। इस स्टेप साइज को हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, स्टेप साइज और रेजोल्यूशन।
स्टेप साइज और रेजोल्यूशन। सो दो लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं स्टेप साइज या उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, मैं इसको बल्कि थोड़ा ग्राफिकली यहाँ रिकॉल करवा दूँ। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि क्वांटाइजेशन में दरअसल हम क्या करते हैं कि हमारे जो एम्पलीट्यूड होते हैं सैम्पलिंग के बाद वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हम उन्हें ख़ास एम्पलीट्यूड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एम्पलीट्यूड 1 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, अब इन्हें हम कहते हैं लेवल्स, यानी हम अपने जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें 3 लेवल्स पर लेकर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो y एक्सिस पर आपको नज़र आ रहा है, इस y एक्सिस पर इसे हम कहते हैं लेवल्स। और ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को हम आमतौर पर L से शो कर रहे होते हैं। एंड जनरली ये लेवल 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट, तो ये लेवल्स कहलाते हैं। और दो लेवल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, दो लेवल के दरमियान, किसी भी दो लेवल के दरमियान, फॉर एग्जांपल इन दो लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है, लेट मी डिफरेंट कलर, इन दो लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं स्टेप साइज। ये कहलाता है स्टेप साइज। ठीक है, और इनफैक्ट ये भी याद रहे कि जो स्टेप साइज है उसको हम जो शो करते हैं स्टेप साइज को, उसके लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं वो डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो दो लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं स्टेप साइज। ठीक है, और स्टेप साइज के लिए हम डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं L-1। अच्छा याद रखें, मैंने बताया कि लेवल्स को L से लिखते हैं, तो L-1 हम क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर टोटल लेवल L होता है, लेकिन यहाँ हम क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसलिए जब भी आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ा होगा, जब भी हम 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो आखिरी हमारे पास लिमिट होती है उसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाती है, तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल जो हमारे पास है वो L-1 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, L-1, which is the total number of levels, is equal to 2 to the power b, where b is bits। ये एक रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपने याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं उसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। इसमें जो b है वो नंबर ऑफ बिट्स है जो हम डेटा के लिए यूज कर रहे हैं या सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जी हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं डेटा को या सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2 है। ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर हमारे पास टोटल बिट्स जो है वो हम 2 यूज कर रहे हैं अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनने चाहिए? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। तो वो बनेंगे 2 to the power 2 एंड दैट इज 4। तो इसका मतलब जब हम क्वांटाइजेशन करेंगे 2 बिट के डेटा के लिए,
तो उसमें जो लेवल्स हमारे पास बनेंगे वो 4 लेवल्स बनेंगे। सही है, तो इस तरह हम इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5। मैंने आपको बताया स्टेप साइज के लिए हम डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं, और स्टेप साइज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें अपने सिग्नल का एम्पलीट्यूड पता हो, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, वेयर एक्स इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द मिनिमम divided by total number of levels. So this is a formula for step size. Let me write where delta is step size, और इसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसको हम स्टेप साइज भी कहते हैं और इसको हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो है उसको 2 की पावर b भी लिखा जा सकता है, तो फिर l-1 जो है वो 2 की पावर b के बराबर होता है। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और डेल्टा इज इक्वल टू x max माइनस x min डिवाइडेड बाय l-1, तो l-1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर b, लिहाजा ये हो जाएगा 2 की पावर b। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, तो हम लोगों ने पीछे काफ़ी एक्सटेंसिवली इसके बारे में पढ़ा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं विच इज r डिवाइडेड बाय b, and remember this r is in bits, बल्कि मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ। where r is, ये जो r है ये बिट रेट को शो कर रहा होता है। r is bit rate। बिट रेट का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बिट्स हमारे पास आ रही है। सो नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज बिट रेट। ठीक है, और जो बी है वो मैंने बताया है वो नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रहा है। सो इस रिलेशनशिप को भी आपको अपने जहनों में रखना है, और ये रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर दूं कि देखिए हमने लास्ट टाइम क्वांटाइजेशन पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जब क्वांटाइजेशन हम करते हैं तो हम कुछ डेटा को ट्रंकेट कर देते हैं, कुछ को राउंड ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एरर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एरर प्रोड्यूस होता है, और वो जो एरर होता है इस एरर को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, और इसको ई क्यू ऑफ एन से लिखते हैं। एन डिस्क्रीट टाइम है, क्यू क्वांटाइजेशन, और ई एरर को शो करता है। ये वो एरर है जो क्वांटाइजेशन की वजह से सिग्नल के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जब हम क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं तो क्वांटाइजेशन में हम लोग अमूमन डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया डायग्राम में, क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन हम उसको कुछ खास वैल्यूज पर ले आते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को उड़ा देते हैं। तो एम्पलीट्यूड की जो खास वैल्यूज होती है उनको हम लेवल्स कहते हैं। ठीक है, अब दो लेवल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जैसे कि आपको ये ग्रीन वाला नजर आ रहा होगा, किसी भी दो लेवल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको स्टेप साइज या रेजोल्यूशन कहते हैं। मैंने इसमें यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल्स इज नोन एज स्टेप साइज और रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसको याद रखें कि इसको हम शो करते हैं डेल्टा के साइन से। स्टेप साइज को हम डेल्टा के साइन से शो करते हैं, इस सिंबल से शो करते हैं, या रेजोल्यूशन को भी हम इसी सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि क्योंकि हम लेवल्स को 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो हम लेंगे वो लेंगे l-1। लेवल्स को l से लिखते हैं
लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए टोटल नंबर ऑफ लेवल जो होंगे वो L-1। फिर इसके बाद हमने एक रिलेशनशिप देखा कि जब अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट बिट्स, तो फिर टोटल नंबर ऑफ लेवल्स दैट इज इक्वल टू 2 to the power b वेयर b इज बिट्स। सो अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटा है वो 2 बिट का है, तो 2 बिट के लिए फिर कितने लेवल्स हमें बनाने पड़ेंगे क्वांटाइजेशन में, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। ये जो रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, इस रिलेशनशिप को हम यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करते हुए हम, अगर हमें बिट्स पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि अगर हम 2 बिट्स यूज कर रहे हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर उसके लिए 4 नंबर ऑफ लेवल्स हमें चाहिए होंगे। ये जो लेवल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा फॉर स्टेप साइज और रेजोल्यूशन, और ये है एक्स मैक्स एंड एक्स मिन। याद रखें कि ये एक्स मैक्स और एक्स मिन जो है वो एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड को। लेट मी राइट, इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स मैक्स एंड एक्स मिन आर maximum and minimum amplitudes, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो अगर हमें हमारे सिग्नल का मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड पता हो, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स पता हो, तो हम उससे स्टेप साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब L-1 जो है वो 2 की पावर b के बराबर है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि L-1 जो है वो 2 की पावर b के बराबर है, लिहाजा L-1 की जगह 2 की पावर b लिखा जा सकता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। और फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा कि अगर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड हो तो हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो R है, ये R जो है ये बिट रेट को शो कर रहा है। R इज द बिट रेट, मीन्स द नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो सकती है, इस चीज को R शो कर रहा है। B जो है वो नंबर ऑफ बिट्स है, तो अगर हमें बिट रेट पता हो, नंबर ऑफ बिट्स पता हो जो डेटा के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी कुछ फंडामेंटल चीजें। और अब हम इसके बाद एक साइनोसाइडल सिग्नल के लिए जो क्वांटाइजेशन हम करते हैं, तो उसके कुछ बेंचमार्क है। क्वांटाइजेशन करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो क्वांटाइजेशन हम कर रहे हैं उससे हमारे सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो डिग्रेड बहुत ज़्यादा ना हो, और ऐसा ना हो कि हमारा सिग्नल बिल्कुल ही डिग्रेड हो जाए, हम इतना उसको ख़राब कर दें। क्योंकि क्वांटाइजेशन में कुछ वैल्यूज़ को हम ट्रंकेट कर रहे होते हैं, यानी कुछ वैल्यूज को हम कम कर रहे होते हैं, कुछ वैल्यू को हम बढ़ा रहे होते हैं। अब वो ऐसा ना हो कि हमारा सिग्नल जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाए और वो दोबारा रिकवर ना हो सके। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी क्वांटाइजेशन जो है वो ऑप्टिमल है भी या नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वांटाइजेशन हमने इस तरह की कर दी कि अब हमारा सिग्नल जो है उसकी इंफॉर्मेशन ही टोटली लॉस हो गई। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है ड्यूरिंग द क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम एक यूँ कह लीजिए कि एक छोटी सी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। सॉरी। तो इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज
रेशो, ठीक है। इसको कहा जाता है SQNR। जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ा होगा सिग्नल टू नॉइज रेशो, ठीक है। जिस तरह आपने सिग्नल टू नॉइज रेशो पढ़ा है, इसी तरह ये है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो। तो वो SNR उसको पढ़ते थे, ये है SQNR, ठीक है। सॉरी। सो लेट मी राइट, पहले की ये है क्या चीज, यूजुअली the quality of the output of analog to digital converter is usually measured by the SQNR. And in fact इसकी डेफिनेशन में मैं साथ ही लिख देता हूँ, व्हाट इज SQNR, which is the ratio of signal power to the noise power. So सॉरी, सो हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। अब जो आउटपुट पे हमें मिल रहा है एक क्वांटाइज सिग्नल, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो है SQNR। और SQNR से हमें पता चलता है कि जी हमारा जो सिग्नल है उसकी जो क्वांटाइजेशन हमने की है वो ऑप्टिमल की भी है या नहीं की, हमारे सिग्नल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, ठीक है। आप लोगों ने इसके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज में जैसे कम्युनिकेशन वगैरह के कोर्स में आपने SNR पढ़ा होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशो। तो यहाँ हम कह रहे हैं SQNR, क्यों का मतलब है क्योंकि यहाँ जो नॉइज जनरेट हो रही है वो ड्यू टू द क्वांटाइजेशन प्रोसेस जनरेट हो रही है, क्वांटाइजेशन की वजह से नॉइज आ रही है हमारे सिग्नल के अंदर, इसलिए इसको हम सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो कहते हैं। है चीज़ वही, लेकिन बस ये जहन में रखें कि यहाँ क्वांटाइजेशन की वजह से नॉइज हमारे सिग्नल में आ रही है, इसलिए इसको हम SQNR कहते हैं, ठीक है। कोई मुझे ये बताएगा कि SNR के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मेरा ख्याल है SNR के बारे में तो पढ़ा होगा, ये तो 6-7वें सेमेस्टर में आप लोग पहुंच चुके हैं शायद, तो SNR के बारे में तो आइडिया होगा। कोई बता सकता है कि SNR ज्यादा होने का फायदा होता है या कब होना चाहिए SNR? जी जाग रहे हैं सब या? सर SNR हमने मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ 5th सेमेस्टर तक ऐसे किसी कोर्स में। किसी कोर्स, कम्युनिकेशन का कोर्स, डिजिटल नहीं सर, मेरा ये नहीं था। अभी तक कोई तो इस तरह कोर्स आया नहीं ना हमारा। बेटा SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यार ये तो मेरा ख्याल है दूसरे सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है इसका जिक्र। नहीं मतलब मैं कोई ऐसा नहीं, कोई इसके मार्क्स नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि SNR का कोई आइडिया नहीं, मेरा ख्याल है। चलो ठीक, वही बात है, ठीक है ठीक है, चले कोई इशू नहीं है, मेरा ख्याल है पढ़ा होगा शायद भूल गए होंगे, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि चले ना ही पढ़ा हो, चॉइस में छोड़ दिया हो, ये भी हो सकता है, राइट। चले कोई मसला नहीं, मैं गुफ्तगू जो है आगे बढ़ाता हूँ
और SNR कह लें आप, या आप SQNR कह लें, ठीक है, हम यहाँ SQNR की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो SQNR जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, SQNR कि ये एक रेशो है। किस चीज़ का रेशो? पावर का। किस चीज़ की पावर? हमारे सिग्नल की पावर, ठीक है जी। ये जो Px है ये हमारे सिग्नल की पावर है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है PQ, ये हमारे जो है वो जो यूँ कह लीजिए कि क्वांटाइजेशन की वजह से जो नॉइज जनरेट हुई है ये उसकी पावर है, ठीक है। सो ये है सिग्नल की पावर और ये नॉइज़ की पावर है। लेकिन ये नॉइज़ किस वजह से जनरेट हुई है? ये क्वांटाइजेशन की वजह से जनरेट हुई है, ठीक है। तो पहला असूल तो ये ध्यान में रखें कि इन दोनों के दरमियान रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा SQNR ज़्यादा होगा, और SQNR जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारा जो सिग्नल है वो रिकवर हो सकता है। ये याद रखिए कि हमारे सिग्नल के अंदर जो नॉइज़ ऐड होती है उसकी पावर अगर हमारे सिग्नल की पावर के बिल्कुल आसपास होगी, सेम होगी, तो SQNR यानी यूँ कह लीजिए कि SNR बहुत कम आएगा, और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये पहचान करने में कि सिग्नल कौन सा, नॉइज़ कौन सी है। और अगर हमारे सिग्नल की पावर और नॉइज़ की पावर में बहुत फ़र्क है तो फिर हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाता है अपने सिग्नल को रिकवर करना और नॉइज़ को रिमूव करना, क्योंकि पावर दोनों की बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, तो उनको सेपरेट करना आसान हो जाता है और एक्चुअल सिग्नल को रिकवर करना आसान हो जाता है। तो SNR या SQNR ज़्यादा होने का फ़ायदा है और कम होने का नुकसान है। तो SQNR जितना ज़्यादा होगा उतना ही सिग्नल को रिकवर करना आसान होगा। तो ये एक असूल तो आप सबसे पहले अपने जहनों में रखें, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें SQNR के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसे हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आपको ये PQ नज़र आ रहा होगा, ये और PX नज़र आ रहा होगा। सो बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ, where Px is signal power and PQ is quantization noise power, ठीक है। तो ये जो क्वांटाइजेशन की वजह से जो नॉइज जनरेट हो रही है उसकी पावर है, और Px जो है ये हमारे एक्चुअल सिग्नल की पावर है, ठीक है। अब हमारे एक्चुअल सिग्नल की जो पावर होती है या किसी भी सिग्नल की जो पावर होती है, ये आप लोगों ने, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आपने किसी सेमेस्टर में पढ़ा है, ये अगर आपने इंटर किया है और इंटर में फिजिक्स पढ़ी है कभी, तो ये आपने वहाँ पढ़ा होगा कि किसी सिग्नल की जो पावर होती है इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल जेनेरिक फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द पावर ऑफ एनी सिग्नल। तो ये आम तौर पर किसी भी सिग्नल की अगर पावर हमें कैलकुलेट करनी हो, स्पेशली अगर हम साइनोसाइड की बात करें, एक साइनोसाइडल सिग्नल अगर हम कंसिडर कर लें, तो उसकी पावर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि इस वक्त हम साइनोसाइड्स की बात कर रहे हैं, जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है तो हम साइनोसाइड्स की बात कर रहे हैं, साइनोसाइड सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे सिग्नल की पावर है, ठीक है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें जो कि नॉइस की वजह से जनरेट हो रही है, तो जो नॉइस की वजह से पावर जनरेट हो रही है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो इतनी सिंपल नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने Px तो देख लिया इस एक्सप्रेशन के अंदर, अब हम PQ की तलाश में जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट और कंटिन्यू दिस डेरिवेशन फॉर PQ।
क्यू। अच्छा जी, पी क्यू की डिटेल्स में जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज पावर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें, मेरा ख्याल है मुझे नए पेज पे जाना पड़ेगा, ये आगे स्क्रॉल हो नहीं रहा फर्दर। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक्स एक्सिस पर टाइम है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर वाई ऑफ टी है, और लेट्स से यानी यूँ कह लीजिए एक सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड है, और फॉर एग्जांपल ये सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ये ज़ीरो टाइम से लेकर एक ख़ास टाइम तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, इसको हम टाउ कह देते हैं, ठीक है। अब इस सिग्नल की अगर हम फॉर एग्जांपल एनर्जी की बात करें, तो इस सिग्नल की जो एनर्जी होगी यानी वाई की, ये सिग्नल हमारे पास वाई है, तो वाई की जो एनर्जी होगी उसको मैं कह रहा हूँ ई वाई, and this Ey would be equals to integral 0 to tau, this is the limit of time जिसमें हमारे पास सिग्नल आ रहा है y square of t dt, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, अगर ये साइनोसॉइड अगर हो तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं उस टाइम में जिस टाइम में हमारे पास सिग्नल अकर हो रहा है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है इस वक्त वो 0 से लेकर टाउ, हमने एक ऑर्डिनरी टाइम ले लिया, उस तक हमारे पास ये सिग्नल अकर कर रहा है। हम इस फॉर्मूले से उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और remember this is energy, let me write this is एनर्जी, ठीक है। अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सिग्नल की, वाई की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये भी आपने इंटरमीडिएट के कोर्सेज में पढ़ा होगा कि पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो द रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। सो एनर्जी, वाई की एनर्जी हम ले लेंगे ई वाई डिवाइड बाय टाइम, हमारे पास जिस टाइम तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है वो टाउ है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टाउ लिया है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर द पावर, दिस इज जेनेरिक फॉर्मूला फॉर पावर। ये हमारे पास पावर का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस टाइम अगर सिग्नल हमारे पास होता है उसकी एनर्जी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसकी पावर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन फॉर्मूलाज को, ये तो जेनेरिक फॉर्मूलाज थे, अब हम इसको एक रियल सिनेरियो के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम करें कि एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं और उसको क्वांटाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ एक साइनोसाइड बना रहा हूँ ताकि आसानी हो ज़रा समझ दें। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक साइनोसाइडल सिग्नल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये टाइम है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास एम्पलीट्यूड चल रहा है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है something like this. For example,
ये हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है। डेफिनेटली ये एक आइडियल सिग्नल नहीं है, ये वाला थोड़ा बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, बट रिमेंबर दिस इज साइनोसाइडल सिग्नल, राइट। अब हम इसको क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजार रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम खास एम्पलीट्यूड, देखिए इसमें हर तरह के एम्पलीट्यूड आ रहे हैं। यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, उसके बाद एम्पलीट्यूड बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी वैल्यूज बीच में आ रही है। लेकिन हम क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं कि खास वैल्यूज लेते हैं, सारी वैल्यूज नहीं लेते, खास वैल्यूज को हम पिक कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि किसी भी दो लेवल्स के दरमियान, यानी 0 और इस वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम कहते हैं स्टेप साइज। इस डिफरेंस को हम कहते हैं स्टेप साइज, ठीक है। सो ये हमारा एक स्टेप साइज है। फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी स्टेप साइज है, जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा, इस तरह ये भी एक स्टेप साइज होगा, ठीक है। अब अगर हम इस साइनोसाइड के इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से को इनलार्ज करके देखें। फॉर एग्जांपल ये साइनोसाइड आपको नजर आ रहा है, इस साइनोसाइड के एक छोटे से हिस्से को हम इनलार्ज करें। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा कह लें आप, इस छोटे से हिस्से को या इस छोटे से हिस्से को, किसी एक हिस्से को हम इनलार्ज करके देखना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर हम इसे इनलार्ज करें, मिसाल के तौर पर ठीक है, तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं, आप मैं एक बार इसको दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये यूँ कह लीजिए कि ये वाला हिस्सा, एक जो इसका स्टेप साइज है, उस हिस्से को हम यहाँ पर इनलार्ज करके देखते हैं। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है आपको, इसको मैं यहाँ इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये एक हिस्सा जो है, इसकी जो लेंथ होती है, वर्टिकल लेंथ, इसको हम स्टेप साइज कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप साइज आ गई, यहाँ से इस जगह से लेकर इस जगह तक, यानी इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, दिस इज स्टेप साइज और डेल्टा, ठीक है। और हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो सेंटर है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक। इसके साथ साथ हम इसी को, क्योंकि हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम इसको एज अ रेफरेंस बना सकें, ठीक है, राइट। अब ये याद रखें, जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, जिस साइनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ऊपर आए, इसमें एक्स एक्सिस पर क्या चल रहा है हमारे पास, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर टाइम चल रहा है, ठीक है। और हमने इसी डायग्राम में से एक हिस्सा छोटा सा पिक किया। सो ये याद रखें कि इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर हमारे पास टाइम चल रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसकी, वो इस पर डेल्टा है। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो टाउ है, और क्योंकि ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा, फिर अगर ये पॉजिटिव टाउ है तो फिर ये नेगेटिव टाउ होगा, सही। हम टाइम अज्यूम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है, और ये जितना भी टाइम है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये टाइम हमारे पास टाउ। अब अगर ये टाउ है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस पॉइंट के, वो क्या बनेंगे। इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये है डेल्टा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये होगा डेल्टा बाय 2,
सही है, हाफ डेल्टा, क्योंकि ये टोटल है डेल्टा। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा डेल्टा बाय 2, ये भी हाफ डेल्टा हो जाएगा। लिहाजा अगर अब मैं यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि मुझे y एक्सिस में डेल्टा बाय 2 जाना पड़ेगा और x एक्सिस में टाउ जाना पड़ेगा। लिहाजा x एक्सिस जो होगा वो टाउ और y एक्सिस जो होगा वो होगा डेल्टा बाय 2। इसी तरह इस ओरिजिन से मुझे अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे y एक्सिस में डेल्टा बाय 2 जाना पड़ेगा, लेकिन x एक्सिस में सॉरी ये माइनस डेल्टा बाय 2 होगा, ठीक है। और x एक्सिस में मुझे माइनस टाउ जाना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे माइनस टाउ माइनस डेल्टा बाय 2। सही है, तो ये एक लाइन है और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन की मुझे दो कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट्स देखें, यहाँ और यहाँ, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट टाउ और डेल्टा बाय 2 है और इसका माइनस टाउ और माइनस डेल्टा बाय 2, ठीक है। अगर हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना चाहें, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सही। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना चाहें, स्लोप of the above line, ठीक है। तो जो स्लोप होगा इस लाइन का, स्लोप को अगर आप याद करें तो लिखा करते थे m से, इंटरमीडिएट वगैरह में या किसी मैथ्स के कोर्स में पढ़ा होगा। और स्लोप के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते थे वो होता था y2, बल्कि मैं लिख देता हूँ इसको, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ये इंटरमीडिएट वगैरह में या किसी और कोर्स में, मैथ्स के कोर्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर से और इस तरफ जा रहा है, अगर आप ओरिजिनल साइनोसाइड को देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम आमतौर पर, इसको हम कहते हैं दिस इज x1 y1, और जो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे इसे हम कहते हैं x2 y2, ठीक है। अब इन x2 y2 और x1 y1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इसके अंदर, देन वी विल हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो मैं इसको यही कर रहा हूँ, y2 माइनस y1, सो y2 इज डेल्टा बाय 2 minus y1 is minus delta by 2. This is minus delta by 2 divided by x2. x2 was tau and x1 is minus tau, ठीक है। So this is tau minus tau. So ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हाफ डेल्टा और हाफ डेल्टा, ये हमारे पास एक कंप्लीट डेल्टा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस टाउ दैट इज 2 टाउ। सो दिस इज 2 टाउ। दिस इज द स्लोप ऑफ द अबव लाइन। इस लाइन के स्लोप की अगर हम बात करें तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। अब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हो, अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें, मैं उसको एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, बिल्कुल हम इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझ लें। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। इनफैक्ट मैं चले थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताता हूँ। जनरली mx प्लस c इक्वेशन होती है ना, आपने पढ़ी होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड व्हाट इज c? c इज द y इंटरसेप्ट। और जब कोई इक्वेशन जब कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है तो उसका जो
y इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स आ गई बीच में। सो आप कमजोर जहनों पे ज्यादा बोझ ना डालें, बस इतना जहन में रखें कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है ना, तो फिर उसको उसकी इक्वेशन को लिखते हैं y इज इक्वल टू mx। c नहीं आता बीच में क्योंकि c y इंटरसेप्ट होता है, यानी y एक्सिस को कहाँ कट करके वो जा रहा है। तो क्योंकि ये लाइन पास ही ओरिजिन से हो रही है तो y एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रही, क्योंकि ये y एक्सिस पे कट नहीं कर रही, ओरिजिन पे कट कर रही है, ओरिजिन पे y की डेफिनेटली वैल्यू 0 है, इसलिए c की वैल्यू हम 0 ले रहे होते हैं। ठीक है, so this is the equation of line which is passing through origin, right? अब अगर मैं जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया था उस स्लोप को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी फॉर एग्जांपल ये जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया था m, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा del डिवाइडेड बाय 2 tau x। ठीक है, याद रखें कि ये जो इक्वेशन हम यूज करते हैं ना नॉर्मली मैथ्स के अंदर जब हम ये इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं तो इसमें एक अजम्पशन ये होती है कि इसमें x एक्सिस पर x होता है, y एक्सिस पर y होता है, और फिर जो लाइन हमारे पास आ रही होती है, जो भी लाइन हमारे पास बन रही होती है, उस लाइन की इक्वेशन के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम अपनी सिनेरियो की बात करें कि हम जिस सिनेरियो के लिए इस इक्वेशन को यूज करना चाह रहे हैं, उस सिनेरियो में एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, एक साइनोसाइड है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, वाई एक्सिस पर चले हमने उसको वाई ही लिया है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम चल रहा है, और इस तरह की एक इक्वेशन है, सॉरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप मैं इसको थोड़ा सा दिखा सकूं, ये इसकी बात हो रही है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है, उसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है, वाई एक्सिस पे हम वाई इसको कह रहे हैं। तो रिमेंबर कि हम इस वक्त जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पे एक्स नहीं बल्कि टी है। सो इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी यानी टाइम, मैं इसको लिख देता हूं इन टर्म्स of time t, t की टर्म्स में अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये होगा y इज इक्वल्स टू del डिवाइडेड बाय 2 tau इनटू t। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये क्लियर होगा, बिकॉज दिस इज सिंपल नोटेशन इन विच ऑन एक्स एक्सिस वी हैव सिंबल x, बट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो सिंबल है वो t आ रहा है, इसलिए y जो हमारे पास होगा वो इसके बराबर होगा। अब क्योंकि ये y टाइम डिपेंडेंट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम y ऑफ t इज इक्वल टू del 2 tau into t, इससे हम इसको शो कर सकते हैं क्योंकि ये y टाइम डिपेंडेंट है, टाइम आ गया यहाँ पर, इसलिए इसको y ऑफ t भी लिखा है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, y भी लिख लें y ऑफ t लिख लें, बस यहाँ एक्सप्लिसिटली ये चीज शो हो रही है कि ये टाइम डिपेंडेंट हमारे पास y है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा मैं बैक ले जाऊं और हम एनर्जी की हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी, एनर्जी ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, मैं इसको बल्कि नाम दे देता हूँ, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और अब आप देखिए कि ये हमें जो एनर्जी किसी सिग्नल की, किसी हिस्से की, किसी पार्ट की कैलकुलेट करनी होती है तो हम वाई स्क्वायर ऑफ टी उसे इंटीग्रेट करते हैं 0 से टाउ तक। ठीक है, अब y हमारे पास आ चुका है जो हमने अभी आखिर में ऑब्टेन किया, उस y को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो y हमारे पास आ गया, अब मैं इसको भी एक इक्वेशन कह देता हूँ, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड लेट मी राइट substitute equation 5 in equation number
3, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब हमें एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, एंड एनर्जी ऑफ y would be equals to integral 0 to tau, ठीक है। और यहाँ था y स्क्वायर में, बल्कि मैं इसको एक बार इसी तरह लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो आपकी आसानी के लिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, दैट वाज द एक्सप्रेशन। और अब हमें इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 0 to tau एंड y इज डेल्टा ओवर 2 tau, और इसमें इसके साथ t भी आ रहा है, और फिर इन सबका होल स्क्वायर एंड दिस इज डी tau, ठीक है। सो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ चुका। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 0 to tau ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर 4 tau स्क्वायर t स्क्वायर dt, ठीक है। और आप अगर गौर कर सके, सिंपल मैथ्स है कि हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो t के हिसाब से करें। यहाँ लिखा हुआ है dt, तो हम t के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिहाजा ये वैल्यूज जो है ये बाहर आ जाएंगी। सो डेल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 tau स्क्वायर इंटीग्रल 0 to tau t स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास dt स्क्वायर, ठीक है। और इसे अगर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो डेल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 tau स्क्वायर ये हो जाएगा t क्यूब और डिवाइड बाय 3, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से tau। अगर हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये 3 4 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 tau स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है tau क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब। सो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 0 है तो खत्म हो जाएगा, tau क्यूब और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर tau बच जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर tau डिवाइडेड बाय 12। दिस इज एनर्जी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। वो जो हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर किया था उसकी एनर्जी ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर, आई गेस दिस वुड बी 6th इक्वेशन, ठीक है, 6। अब क्योंकि हमारे पास एनर्जी आ चुकी है, नाउ वी कैन फाइंड आउट द पावर ऑफ द सिग्नल। सो लेट्स पुट दिस इन, substitute equation 6 in equation number I guess that was equation number 4। let me confirm कि वही पावर की जो यस equation सर 4 है। 4 है, यस सर। ठीक है गुड। चलें, अच्छी बात ये कि आप लोग जाग रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे तो लगा था शायद सो रहे हो सब। राइट, सो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक पावर ऑफ द सिग्नल वुड बी नाउ इक्वल्स टू, मैं इसको बल्कि एक बार फिर लिख देता हूँ, दैट वाज ई वाई डिवाइडेड बाय टाउ। तो ई वाई हमारे पास यानी वाई की एनर्जी ये हमारे पास आई है डेल स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय 12, और ये आ जाएगा इसके साथ टाउ, ठीक है। और ये टाउ इस टाउ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर हमारे पास जो आएगी सिग्नल की ई वाई ये आ जाएगी डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पावर आ गई।
अब ये पावर जो हमारे पास आई है, इस पावर को हम कह रहे हैं कि ये क्वांटाइजेशन नॉइस पावर। तो क्वांटाइजेशन नॉइस पावर को मैंने बताया कि सिंबॉलिकली हम PQ से भी लिख सकते हैं। सो इसको हम और PQ इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 12 और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। तो हमारे पास PQ आ चुका, और अगर आपको याद हो PX हमारे पास मौजूद था, हम SQNR फाइंड आउट कर रहे थे। और मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि हम लोग करने क्या चले थे, हम SQNR फाइंड आउट कर रहे थे जिसके लिए हमें PX और PQ चाहिए था। तो PX तो किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल की जो पावर होती है उसके लिए एस्टेब्लिश फार्मूला हमारे पास मौजूद है, A² डिवाइड बाय 2, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें PQ की, तो PQ के लिए हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। तो ये जो PX है इक्वेशन 2 में, और जो हमारे पास अभी आखिरी इक्वेशन आई है, उन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, दैट वाज SQNR, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, इट वाज PX डिवाइडेड बाय PQ, ठीक है। और अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो PX वाज A² डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड PQ जो हमारे पास है, तो बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, A² डिवाइड बाय 2, दिस इज PX, और PQ होगा डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, राइट। और इसको हम थोड़ा इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A² डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 2 6 जा, लिहाजा हमारे पास जो SQNR आएगा ये आएगा 6A² divided by del square, and say this is equation number, I guess 8. Yes, this is equation number 8. अब इसमें याद रखें कि जो A है, where A is the amplitude and del is the step size. So step size के लिए हमने पढ़ा अभी पीछे कि एक फॉर्मूला होता है जो हम स्टेप साइज के लिए यूज करते हैं, दैट इज x max माइनस x min divided by 2 to the power b. What is the x max and x min, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे। लेट मी रिकॉल। एम्पलीट्यूड सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। गुड गुड गुड, सिर्फ एक ही बंदा जाग रहा है, बाकी तो माशाल्लाह सब शायद ऑनलाइन होकर सो चुके हैं। सर मैं भी जाग रहा हूँ। आप भी जागे, माशाल्लाह। नहीं सर, हम सब जाग रहे हैं। माशाल्लाह 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 भाई, आपकी ज़रा नवाजिश है, यकीन जाने। मतलब मुझे तो शर्मिंदगी होती है जब आप कहते हैं कि मैं भी जाग रहा हूँ। मतलब आप जैसी अजीम हस्तियाँ जाग रही हैं इस वक्त, ये आपका नाम सुनहरे रूप में याद रखा जाएगा। अगरचे आधी से ज़्यादा क्लास हमारी इस वक्त सो रही है, लेकिन बाकायदा सो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन होकर सो रही है। तो बहरहाल आपका नाम सुनहरे रूप में याद रखा जाएगा सबका। और आजकल तो टीचर बेचारा जो है वो मोहसिन यानी एहसानमंद होता है बच्चों का। बच्चे अगर क्लास में आ जाएं तो ये उनकी नवाजिश है। खैर चलें, तो हम बात कर रहे थे कि ये मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड को आमतौर पर ए से लिखते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक्स मैक्स होगा, और एक्स मैक्स जो होगा वो ए के बराबर होगा, ठीक। और ये होगा माइनस ए, तो ये उसका होगा एक्स मिन, और ये होगा माइनस
ए के बराबर, ठीक है। सो अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ इनकॉर्पोरेट करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस और एक्स मिन ये होगा माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर बी, ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर b, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेप साइज आया है, इस स्टेप साइज को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 8, तो SQNR कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये था 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर में डेल हमारे पास इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर करें, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इसको हम ऊपर ले आए। अब हमारे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो SQNR हमारे पास बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 2 टू द पावर 2b। This is the final expression for SQNR. और इंटरेस्टिंगली आप ये देख सकते हैं कि SQNR कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हम कितने यूज कर रहे हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम उससे SQNR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, और नंबर ऑफ बिट्स जो है अगर वो हमें पता हो तो हम SQNR कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हमें आइडिया हो सकता है कि हमारी जो क्वांटाइजेशन है वो किस तरह की है, क्या वो ऑप्टिमल है या वो ऑप्टिमल नहीं है। और ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखें कि SQNR जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सिग्नल को रिकवर करना उतना ही आसान होगा। और आप इंटरेस्टिंगली यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बिट्स की तादाद होगी ये वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा SQNR आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लिहाजा बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर SQNR ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बिट्स कम यूज़ करेंगे तो SQNR कम होगा, और हमारे लिए क्वांटाइजेशन के बाद सिग्नल को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा बिट्स यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। ज़्यादा बिट्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन होगी इनमें, और प्रोसेसिंग टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी डेरिवेशन। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज ही हम इसको वाइंड अप कर लें, ताकि फिर अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। राइट, सो हम एक प्रॉब्लम बस ज़रा क्विकली देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है 1.10 यानी 1.10 सही बुक का, और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, रिमेंबर, ठीक है। और मैं इस प्रॉब्लम को लिख नहीं रहा, मैं इसमें मखसूस चीज़ें लिख देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक कैरीज बाइनरी कोडेड वर्ड्स रिप्रेजेंटेड सैंपल्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल। एक इनपुट सिग्नल हमें गिवन है, ठीक है, XA of t is equal to 3 cos 600 pi t plus 2 cos 1800 pi t।
ये हमें गिवन है। द लिंक इज ऑपरेटेड एट 10,000 बिट्स पर सेकेंड। कह देंगे जी जो लिंक ऑपरेट हो रहा है उसका बिट रेट हमें गिवन है 10,000 बिट्स पर सेकेंड। मैंने बताया था नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज नोन एज बिट रेट। तो बिट रेट जो है वो इसका 10,000 बिट्स पर सेकेंड है। एंड ईच इनपुट सैंपल इज क्वांटाइज्ड इनटू 1024 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो जो हमें वोल्टेज लेवल्स गिवन हैं, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स जो गिवन है वो टोटल लेवल है 1024। अच्छा मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स को हम लिखते हैं L-1 एंड दिस इज 1024। ये टोटल नंबर ऑफ लेवल्स है, ये गिवन है हमें। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये डेटा हमें गिवन है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने नंबर बता दिया। अब इस पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये है, व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी and folding frequency। ठीक है, और इसका पार्ट बी है, व्हाट इज द नाइक्विस्ट रेट। व्हाट इज द नाइक्विस्ट rate for the signal x a of t। ठीक है, और इसका पार्ट सी है, what is the frequency in resulting discrete time signal। sorry, what are the frequency, मैं इसको लिख देता हूँ, what are the frequencies in the resulting discrete time signal x of n। और इसका चौथा पार्ट है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन। पार्ट डी है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज को रेजोल्यूशन भी कहते हैं। सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और हमें जो सिग्नल गिवन है वो एनालॉग सिग्नल गिवन है। सिग्नल हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सिग्नल को लिख लेते हैं अपने पास। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स ए ऑफ टी इज इक्वल टू 3 cos 600 pi t plus 2 cos 1800 pi t। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है cos 2 pi, तो ये हो जाएगा cos 2 pi और यहाँ आ जाएगा 300 जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, और प्लस 2 cos 2 pi तो यहाँ आ जाएगा 900। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस कंपोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम f1 कह सकते हैं। दिस इज 300 हर्ट्ज, और इस कंपोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम f2 कह सकते हैं, दिस इज 900 हर्ट्ज। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें गिवन चीज़ें हम वो भी लिख लेते हैं। सो हमें फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स की पता है, और इसके अलावा हमें उन्होंने बिट रेट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू थी
10,000 बिट्स पर सेकेंड। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ लेवल्स गिवन थे। नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो तो टोटल नंबर ऑफ लेवल दैट वाज 1024, और मैंने आपको बताया था l-1 होता है 2 की पावर b, अब इसको 2 की पावर b भी लिख सकते हैं 1024। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो देखें ये 2 की पावर b और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 जो होता है 1024 होता है, तो ये 2 और 2 आपस में नलीफाई हो जाएंगे, तो b हमारे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब है l-1 भी हमें पता है और हमें b की वैल्यू पता है, 10 बिट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 बिट्स हम यूज कर रहे हैं पर सैंपल, एक सैंपल के लिए हम 10 बिट्स यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें सबसे पहले जो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी दैट वाज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो पार्ट ए है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, और फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसको एफ फोल्ड भी लिख सकते हैं, फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो भाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमने अभी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं R/B, और अगर हम R की बात करें तो ये है सॉरी 10,000 एंड दिस इज 10, तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 सॉरी 1000 सैंपल्स पर सेकेंड। इसी तरह फोल्डिंग की अगर हम बात करें, फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये जो रेंज होती थी जो हम एलियासिंग के लिए फाइंड आउट करते थे, उस रेंज में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 करते थे हम, उसी को फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद सिग्नल रिपीट हो जाता है, ये मैं पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली अगर 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है, 500 हर्ट्ज भी कह सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी है व्हाट इज द नाइक्वेस्ट रेट फॉर द सिग्नल, तो हमें नाइक्वेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। और अगर आप याद करें नाइक्वेस्ट रेट के लिए हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, नाइक्वेस्ट रेट FN हमें कैलकुलेट करना है, और FN अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नाइक्वेस्ट रेट का फॉर्मूला होता था FN is equal to twice f max। F max, ठीक है जी। तो F max इन दोनों में से कौन सा है? यकीनन ये वाला F max होगा, दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो ये F max हो जाएगा। इसका मतलब है 900 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 900 सॉरी 1000 हो गया 900, तो ये हो जाएगा 1800 हर्ट्ज, ठीक। तो हमारे पास नाइक्वेस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आ चुकी। उसके बाद अगला जो पार्ट था व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज इन द रिजल्टिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। भाई हमें x ऑफ n बनाना है, यानी इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पार्ट सी जो है ये आपको खुद करना है, ठीक है जी। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है और समझ भी आपको आ गया होगा कि इसको आपको खुद करना है, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करेंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ये वाली यूज करेंगे, ये वाली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे, ठीक है। सिग्नल आपके पास मौजूद है, ये रहा सिग्नल। फ्रीक्वेंसीज भी पता है, पहले एलियासिंग चेक करेंगे और उसके बाद उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्ट डी है व्हाट इज द रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट डी है जिसमें हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है, और डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा दैट वाज
एक्स माइनस एक्स min डिवाइडेड बाय एल माइनस 1। ठीक है, अब ये जो एक्स मैक्स और एक्स मिन था ये एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, ये जो सिग्नल हमें गिवन है ये कंपोजिट सिग्नल है। आप यहाँ देखें, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, इसका 2 है, दोनों कोसाइन है भी इन फेज। इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका 2 है, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो ये 5 बन रहा है, प्लस भी हो रहे हैं ना, दोनों ही कोसाइन भी है, यानी एक कोसाइन वेव है दूसरी कोसाइन वेव है, और एक का एम्पलीट्यूड 3 है दूसरे का 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो 5 आएगा। याद रखें हमेशा ये दोनों ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि अगर यहाँ 3 कोस होता और वहाँ 2 साइन समथिंग होता तो फिर 3 और 2 ऐड ना होते, फिर उसके लिए क्या करते हैं, फिर डेफिनेटली उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है या कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, दो जो सिग्नल्स हैं उनको ऐड करके नया सिग्नल बनाने के लिए। तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया जाएगा जिसका आप एम्पलीट्यूड ओवरऑल ना बता सकें, और अगर ऐसा कोई सिग्नल दिया भी जाए तो आपको उसका एम्पलीट्यूड बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 3 है ये 2 है और ये भी कॉज है वो भी कॉज है, इन फेज भी है, तो दो इन फेज सिग्नल्स आपस में जब ऐड होते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है आपस में, तो लिहाजा ये 3 और ये 2 आपस में ऐड होंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिया जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिग्नल दिया जाएगा तो फिर उसका एम्पलीट्यूड बताया जाएगा। सो दिस इज 3 + 2 दैट इज 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो 5 आएगा और जो मिनिमम आएगा वो -5 आएगा, डिवाइडेड बाय, और जो L-1 था ये था 1024, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1024, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 12 आप कर लीजिएगा, इसी को हम कह रहे हैं दिस इज द रेजोल्यूशन। ठीक है, या इसको कह लीजिए कि ये हमारा स्टेप साइज है। सो हम लोगों ने आज की क्लास में क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने SQ1R कैलकुलेट किया और इसके साथ साथ हमने एक प्रॉब्लम भी किया। आप इस प्रॉब्लम को गो थ्रू कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो पहले तो पूछ ले मुझसे, ताकि फिर हम वाइंड अप करें आज के लेक्चर को। सर वैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा तो उसको मैटलैब के जरिए उसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे। जी, मैटलैब के जरिए हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, मैटलैब, एक्सेल, किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसका टोटल एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। तो वो हम डेफिनेटली, यहाँ ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ आपका टाइम नहीं होगा इतना, तो यहाँ अगर कोई दिया भी जाएगा ऐसा तो फिर आपको एम्पलीट्यूड बता दिया जाएगा पहले से, मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना। ओके सर। अच्छा, इसका स्टेप्स है सर वो उस -(x-3) के अंदर आ रहा है, मतलब मिली के अंदर आ रहा है। सॉरी, स्टेप साइज इसका जी स्टेप साइज सर बहुत छोटा ही आ रहा है, मतलब कि बहुत, हाँ स्टेप साइज बहुत छोटा आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही है बिल्कुल, स्टेप साइज छोटा ही आएगा, स्टेप साइज छोटा ही होना चाहिए। अब ये हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसीडर किया है ना, और ये एक रियल सिस्टम है, इसके लिए हमें इतना स्टेप साइज रखना पड़ेगा अगर हम क्वांटाइजेशन करना चाहते हैं। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, वो क्लास का जो इशू है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पता नहीं। मैंने लास्ट कल रात 11 से 1 बजे का टाइम सजेस्ट किया था, उसकी 2 रीजंस थी। पहली रीज़न तो ये थी कि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इनफैक्ट सुबह उठने में प्रॉब्लम सबको ही होती है, मुझे भी होती है, ठीक है, लेकिन जो उसकी दूसरी जो वजह है वो ये है, मैंने जो 11 की टाइमिंग रखी है